वेलकम बैक। मिलकर मुल्की मईशत में किरदार अदा करना हमारी मौशरती जिम्मेदारी है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा, हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। चीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट से तारीखी खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और उसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम मिलकर मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC का क़याम यकीनी बनाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम शराकतदारों को प्लेटफॉर्म पर लाता है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मईशत में किरदार अदा करें। हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियाँ हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। आर्मी चीफ ने कहा, इस सलाहियत को मुकम्मल इस्तेमाल में लाने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि वो आएं और पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। ऐसा सरमायाकार दोस्त निजाम लाएं जिसमें आसान शराइत, गैर जरूरी इल्तवा से बचा जा सके। कानकुनी के वसी मौक़े हैं जो मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। उन्होंने कहा, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आर्मी चीफ ने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया। सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा है, और हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो मालो समरात से आजमाएंगे। उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। आर्मी चीफ ने बैरिक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट मार्क बेरिस्टो, सऊदी माइनिंग मिनिस्टर और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। 12 दिन के मेहमान अवाम के लिए बन गए वबाले जान। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मुल्की मफाद के नाम पर पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 1-2 नहीं पूरे 20 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा होने के बाद 272 रुपए 95 पैसे में मिलेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कीमतों में इजाफे का मलबा IMF प्रोग्राम पर डाल दिया। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। मुल्क की मफाद सामने रखते हुए इस वक्त यही जरूरी है कि मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपए होगी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 19 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया। अवाम का कहना है कि हम गरीब कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, क्या मर जाएं। हुकूमत अपनी अय्याशियों का बोझ अवाम पर डाल रही है। गरीब आदमी कहाँ जाए यार, बड़े लोगों की ऐशे लगी है भाई, इनकी ऐशे खत्म नहीं होनी। गरीब आदमी तो वो तो पहले से मार रहा है, कुछ ही ऐसे मार देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुकूमत का कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। ये जा रहे हैं तो जा रही है, कुछ 20 रुपए बढ़ा के अपना कुछ ना कुछ खजाना घर में रख के फिर ही जाएंगे ना। हम इलेक्शन के दिन मिलेंगे तब पता चलेगा कि आवाम की कितनी ताकत है। अपना प्रोटोकॉल तो खत्म करे ना, कर्जा लो कर्जा, हम ले रहे हैं। खुदा इन लोगों को भी जो है ना बेड़ा गर्क कर दे। अल्लाह का नाम ये हाथ हमारे बंधे हुए, बस ये एक मरने वाली बात हो रही है कि आदमी मर जाए और कुछ न करे। गुंडागर्दी नहीं हो रही है। रात पे सोई हुई अवाम पर कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। 20 रुपए का इजाफा जो ये तो इन्होंने हमें जिंदा दरगोर कर दिया। ये हुकूमत जा रही है, अभी भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। हमारे जेब से ये पैसे जाते हैं, हम तो कंगाल हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अरकान पार्लियामेंट को भी परेशान कर दिया। कहते हैं चेहरे पर मास्क लगाकर हलकों में जाना पड़ेगा। लीगी रुकन कैसर शेख ने अपनी पार्टी के वजीर खजाना को खूब लताड़ा। इस्लामाबाद से देखिए फातिमा बतूल की रिपोर्ट। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है। अरकान पार्लियामेंट हुकूमत के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं, आइए जानते हैं। जिन कंपनीज के पास तेल जो है स्टॉक में ज्यादा होगा तो उनके तो फायदे हो गए। साडा हिस्सा इसहाक डार के नाल रख। अगर ये 5 दिन सब्र करके निगरान के खाते में डाल देते तो अच्छा होता। आवाम से नहीं डरना चाहिए, लेकिन भूखे आवाम से तो डरना चाहिए। हुकूमत को ये कहना चाहिए कि वो जो कोविड में हम मास्क लाजमी था तो अब भी हमें मास्क दे ताकि हमें आवाम के गैज़ो गज़ब से बचाया जा सके, वरना जूते पड़ने हमें। वो हमसे मशवरा ही नहीं करते हमारी पार्टी वाले। मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूँ, ना इलेक्टेड है, जिम्मेदारी हमारी है, हमने लोगों को फेस करना है और फैसले उन्होंने करने हैं। अरकान
پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ کو نہ عوام کا خیال ہے اور نہ ہی عوامی نمائندوں کا. کیمرہ مین خرم قریشی کے ساتھ فاطمہ بطول، ARY نیوز اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وضاحتیں دینے لگی ہیں. کہتی ہیں کہ ذمہ دارانہ فیصلہ ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے. جو فیصلہ کیا ہے معیشت کو درست سمت پہ ڈالنے کے لیے کیا ہے. جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے. ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی. IMF پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے. پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے IMF کے پروگرام کے اندر لکھا ہے، اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے. لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے. یہ رات کو اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے. اتحادی حکومت کے آخری مہینے میں بھی ملکی برآمدات میں اضافہ نہ ہو سکا. برآمدات مزید گر گئی. ادارہ شماریات نے ماہانہ تجارتی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. بات کریں گے، ہمارے نمائندے علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے علیم. جی، اتحادی حکومت کے آخری ماہ بھی برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اور جولائی میں اگر ہم بات کریں تو برآمدات میں ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے جو تجارتی اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق جون کی نسبت جولائی میں جو برآمدات میں 12.58% کی کمی ہوئی ہے. جولائی 2022 کے مقابلے میں رواں سال جولائی میں برآمدات میں 8.57% کی کمی ہوئی ہے. ادارہ شماریات نے جو تفصیلات بتائی ہیں اس میں جولائی میں جو برآمدات کا کل حجم تھا وہ 2.05 رہا، جبکہ جون میں برآمدات 2.35 تھی. جولائی میں برآمدات کا جو حجم ہے وہ جولائی 2022 میں گزشتہ سال برآمدات کا حجم جو ہے 2.25 تھا. اس سال جولائی میں سالانہ بنیادوں پر جو درآمدات میں وہ 26.44% کی کمی ہوئی ہے. ادارہ شماریات نے ماہانہ تجارتی اعداد و شمار جاری کی ہیں. علیم، آپ کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. That is now operational and will provide real-time, system-wide information about our budgetary position under various heads of accounts and missions. This will enable informed and efficient financial decision-making and strengthen our position vis-a-vis the Ministry of Finance, and also help reduce audit observations. In parallel to the FMS, or our financial management system, we've also developed the human resource management system. The first phase of this multi-layered system is operational. Each officer and staff member is being issued a unique number, and they will be able to log onto it and manage their service matters. For starters, they can send their leave requests directly onto the system. Additionally, the mail or dark system is being digitized. Mail will be logged and easy to track. It will reach its destination faster. All of this will translate into quicker decisions, actions, and results. The ministry takes great pride in championing the cause of climate change, and we are determined to lead by example in our efforts to combat global environmental changes as we transition towards a future powered by clean energy sources. In this regard, today I will be inaugurating the solarization project for our ministry and its allied buildings. I extend my heartfelt gratitude to the government of the People's Republic of China for their support which has made this endeavor possible. Ladies and gentlemen, we conducted a comprehensive review of the ministry's official website. A host of customizations, technical and security issues surfaced as a result of the review. I'm happy to share with you that we are completing the updation and redesign of a new website with modern digital interface with the technical support from NITB. You saw a glimpse of the new website's design interface already during the presentation. The new website will be up and running in the coming days. As I speak of these initiatives, I also take the opportunity to thank the National Information Technology Board for partnering with the Ministry of Foreign Affairs, the FMS, the HRMS, and the mail management system, and new website as a result of this model of collaboration. More importantly, I want to recognize the commitment and contribution of the outstanding team in my office, Special Secretary Administration,
and his able team, and all the process owners involved in this endeavor, who worked day and night in effectively translating this vision of reforms in the change management initiative. Ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to say that any meaningful reform is a progressive and evolving process that warrants careful contemplation. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. खबर देंगे आपको. पीटीआई ने उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है. मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं अब्दुल कादिर से. अब्दुल कादिर, बताइए इस मुतालिक. देखिए, कुछ दिनों से शोकॉज नोटिस जारी करने का सिलसिला जारी था. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तादीबी कार्रवाई करते हुए ये इकदाम उठाया गया है. जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले वो अरकान जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया था, उनकी तादाद तकरीबन 22 बनती है. इनको पार्टी से निकाल दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शामिल हैं. साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और साबिक वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार की भी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई है. उमर अयूब ने दस्तखत करके बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि ये तमाम अरकान पार्टी का नाम, ओहदा और रुकनियत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल कादिर. वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स और सूबाई वज़रा समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं और PTI के बलोच रहनुमा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रात गए खुफिया मुलाकात हुई. शहबाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत की दावत दी. मुलाकात करने वालों ने शमूलियत के बाकायदा ऐलान के लिए वक्त मांग लिया. BAP रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक खबर ARY न्यूज ने 26 जुलाई को नशर की थी. ज़राए ने बताया है गुज़श्ता रात 10 बजे वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करने वालों में BAP के 2 सेनेटर सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकर, सूबाई वज़रा सरदार मसूद, हाजी मोहम्मद खान लहड़ी और तुरात्मा खेल शामिल थे. नवाब चंगेज मरी, आसिम गेलू, मीर गफूर लहड़ी, मीर दोस्तेन डोमकी, मीर तारिक मसूरी, मीर शुएब नौशेरवानी, खुरम फतह, असद खान बुल्दी, अली गौहर खान शेर, जाफर करीम भंगर और PTI के रहनुमा मीर शोकत बंगलजई भी शामिल थे. वज़ीर आज़म के साथ राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और इसाक डार मौजूद थे. 2 दिन पहले BAP सेनेटर दिनेश कुमार ने ARY न्यूज को इंटरव्यू में तस्दीक की जल्द बड़ी वफाकी जमात हमारे अरकान पर हमलावर होगी. और खबर ये कि भारतीय रियासत हरियाणा में फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं. बुर्ज मंडल शोभा यात्रा के दौरान बजरंग दल और दूसरी तंजीम में तसादुम हुआ. दोनों ग्रुपों में तसादुम ने पूरी भारतीय रियासत को लपेट में ले लिया. इंतहा पसंद बजरंग दल पैरोकारों ने मुसलमानों को इंतकामन निशाना बनाना शुरू कर दिया है. गुज़श्ता रात बजरंग दल के पैरोकारों ने गुरुग्राम में अंजुमन मस्जिद पर धावा बोलकर जला दिया था. इंतहा पसंदों ने मस्जिद को जलाने के बाद इमाम मस्जिद को भी शहीद कर डाला था. जिला नूह में फसादात में अब तक 5 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं. फसादात में दर्जन से ज़ायद मजहबी अमारात और 150 से ज़ायद गाड़ियां भी जला दी गई हैं. हरियाणा फसादात 2023, गुजरात फसादात 2014 की दोबारा टेलीकास्ट है. तज्जिया निगारों की जानिब से ये कहा गया है. अब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए ARY न्यूज़.